हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो ये लास्ट वीडियो है आपको जो जेईई प्रैक्टिस टेस्ट हमने स्टार्ट किया था उसका लास्ट वीडियो है। 5 क्वेश्चन करके एक एक वीडियो हमने अपलोड किया। आई होप कि आपको वो अच्छा लगा होगा और आपको उसमें कंसेप्ट्स बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आए होंगे। तो आप इस चीज के लिए अब साइन रहेंगे कि जो भी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आएगा उसको अच्छे लेवल पे आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज नॉर्मली यू हैव जो जनवरी में का अगर हम बात करें तो 100 डेज के आसपास अभी टाइम बचा हुआ है। और अगर आप अच्छे से डेली रूटीन वाइज प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आप एक बेटर सेट कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। और उसके बेसिस पे आपका जो है परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए जनवरी में आई होप। So let's have a look of the next question in this video. This is question based on the work power energy chapter. इसमें आपको फोर्स दिया गया है। फोर्स हमारे पास जो है ये है -2y_i - 3xj। और इसके इस फोर्स के कारण से आपको वर्क निकालना है जो कि पार्टिकल इस पाथ होकर के जा रही है। ए से बी जा रही है पहले, यानी कि ए से बी, देन बी से ओ, एंड देन ओ से बी, ओ से ए। तो ये एक साइक्लिक पाथ है। बहुत सारे बच्चे को ये लगेगा कि ये साइक्लिक पाथ है और इसमें वर्क डन इन राउंड ट्रिप तो जीरो होता है, बट वर्क डन इन राउंड ट्रिप हमें जीरो तब लेना है जब फोर्स कंजर्वेटिव हो। और इस फोर्स के बारे में आपको तो पता ही नहीं है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। इस तरह से अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी, बहुत सारे बच्चे इसमें जीरो मार्क कर सकते हैं, बट यहाँ पे जीरो जो है अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो क्या अप्रोप्रिएट होगा? लेट्स हैव अ लुक। फोर्स को जो है यहाँ पे -2y इन आई डायरेक्शन, देन -3x इन जे डायरेक्शन, ये हमें दिया गया है। अब इस फोर्स के बेसिस पे हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, बट इसी फोर्स को अगर आप ऐसे लिख लेते हो -2 एंड y इन आई डायरेक्शन, एंड देन +x इन जे डायरेक्शन, एंड देन -x इन जे डायरेक्शन। अब जो फोर्स हमें दिया गया था उसको हमने इस तरीके से लिखा कि ये इस तरीके से आपको -2f1 हो गया। यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं ये गलत फोर्स है। ये मतलब कंपोनेंट है आपको, दिस इज F1। तो यहाँ पे ये 2f1 हो गया और -F2। तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स निकल के आ रहा है फाइनली, ये फोर्स जो है आपको -2f1 आ रहा है और -2f1 एंड F2 आ रहा है। ये अगर आपका फोर्स है तो ये वाला फोर्स जो होगा, दिस इज व्हाट वी कैन से हियर, इट इज कंजर्वेटिव। यानी कि यहाँ पे हमारा F1 फोर्स जो है ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कहने का सेंस ये है कि कोफिशिएंट ऑफ y है, और जो कोफिशिएंट i का जो कोफिशिएंट है और जो j का कोफिशिएंट है, ये दोनों एक दूसरे से आपको यानी कि लीनियर फॉर्मेट है, दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है। तो दैट मीन्स कि अगर हम इसको वर्क डन इन राउंड ट्रिप करके चेक करेंगे तो ये जीरो आएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि F1 जो है आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन ये F2 जो है बच रहा है हमारे पास। और F2 के कारण से अगर हम वर्क निकाल लेते हैं ए से बी, बी से ओ और ओ से ए में, तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर हम वर्क डन निकालना चाहे ए से बी जाने पे, फिर बी से ओ आने पे, फिर ओ से ए आने पे, ये सारा वर्क जो होगा फोर्स, तो हमें बस F2 को सोचना है कि F2 के कारण से क्या वर्क करके। तो जिस समय वर्क डन इन ए टू बी अगर हम निकालते हैं तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो? क्योंकि फोर्स जो है ये आपके पास जो है -xj, यानी फोर्स जे डायरेक्शन में है। और ए से बी जब हम जा रहे हैं तो वो तो एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे। तो इस केस में जो है ये वर्क डन जीरो हो जाएगा। अगर हम इस पार्ट को देखें कि ओ से ए जब हम आ रहे हैं, इसमें भी वर्क डन जीरो होगा। इस केस में वर्क डन क्यों जीरो होगा? इस केस में वर्क डन की बात करें तो ओ से ए ओ से ए में ये वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो ये एक्स क्या है? फोर्स वेरिएबल है ना ये।
एक्स पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, तो दिस फोर्स इज योर वेरिएबल फोर्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट F2 जो है यहाँ पे आपका जीरो हो रहा है, तो फिर वर्क ही जीरो हो जाएगा। अब तीसरा फोर्स, तीसरा पार्ट इसमें बच रहा है जो कि हमें बी से ओ पे, बी से ओ पे जब आप आओगे, इस केस में आपको वर्क निकलना है, वर्क निकालना है। बी से ओ में आ रहे हैं तो वर्क डन किसके कारण से निकलेगा? ओनली ड्यू टू वाई, वाई डिस्प्लेसमेंट के कारण से, क्योंकि बी से ओ जब आप आ रहे हो तो यहाँ बी पॉइंट है और यहाँ ओ पॉइंट है, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है इधर के तरफ हो रहा है और इधर के तरफ हो रहा है, यानी कि तभी हम बी के हो गए। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो आपका जो है ये डी वाई पार्ट हो जाएगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये पार्ट से नहीं होता, तो ये पार्ट जो है आपका फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। फोर्स इधर है, वाई डायरेक्शन में, निगेटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स है, यानी फोर्स निगेटिव वाई डायरेक्शन में F2 लग रहा है, ये कितना है? माइनस एक्स इन जे डायरेक्शन में। तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट के कारण से ये फोर्स वर्क डन देगा, इस वाले डिस्प्लेसमेंट के कारण से ये वर्क डन जीरो दे देगा। तो दैट मीन्स कि आपका जो वर्क डन इन बीओ होगा, इट इज सिंपली वी कैन से हियर, जो दोनों का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फोर्स F2 और इसका डिस्प्लेसमेंट y की तरफ, और इसको इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ से कहाँ y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को हटाएंगे, b से लेकर के 0 पे आना है। दैट इज की इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगा 3 to 0 जाना है। अब आपको बस यहाँ पे F2 को लिख लेना है, तो F2 इज व्हाट वी आर हैविंग, इट इज माइनस ऑफ x एंड dy एंड इट इज 3 to 0। तो माइनस को हम हटा देते हैं और इसको 0 to 3 देते हैं, और x के तरफ क्या है, x को रिलेट कर देते हैं, इसमें ये पीछे आ रहा होगा, तो अगर आप इस लाइन को लिखना चाहें, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन का दूसरा इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें, तो ये अगर थीटा होगा, ये वाला लाइन इस तरह से, ये एंगल अगर थीटा होगा, तो ये आपके पास 3 है, ये 2 है, तो ये थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से, टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा हो जाएगा, इट इज 3/2। और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, एम की जगह ये रखेंगे, तो दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू एक्स का क्या है, तो दैट मीन्स कि x का वैल्यू जो है यहाँ पे आपको आना है, दिस इज x का वैल्यू अगर हम यहाँ से आते तो इट विल बी x का वैल्यू जो है यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 2/3 इंटू वाई, ये मिल जाएगा। तो यहाँ x कर ले रहे हैं, this is 2/3, you can take it outside from integration, so it is 2/3, and a y dy you have to integrate, so 2/3 y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 होगा, तो यहाँ से 0 to 3 हमें रखना है, 2 to गेट कैंसिल आउट, तो यहाँ से ये 9/3 आ जाएगा, सो इट इज 3 जूल। तो दैट मीन्स कि जो वर्क डन यहाँ पे आपको मिलेगा, इस क्वेश्चन में हमें जो वर्क डन चाहिए, जो गिवन फोर्स है और जो गिवन पाथ है, इसके कारण से 3 जूल आ जाएगा, दैट इज द वर्क डन। तो ये सब इंटीजर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसमें आपको इंटीजर काइंड ऑफ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन। और इंटीजर काइंड ऑफ क्वेश्चन जेईई मेन का सबसे इजीएस्ट सेगमेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन को चूज करना होगा, तो दैट मीन्स कि इट इज इजियर फॉर यू टू चूज द क्वेश्चन व्हिच यू कैन सॉल्व इजीली। और उससे क्या होगा कि आपको वो इंटीजर काइंड को बच्चे ज्यादातर जो है टफ मान लेते हैं, और उसके कारण से क्या होता है कि वो उसमें अटेम्प्ट ही नहीं करते। और इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपको टफेस्ट चैप्टर भी डाला जाएगा, जैसे रोटेशनल डाल देगा इंटीजर टाइप में, वेव ऑप्टिक्स इंटीजर टाइप में डाल दिया जाएगा, मतलब आप जिस चैप्टर से भाग रहे हो वही रहेगा इंटीजर टाइप में, लेकिन क्वेश्चन काफी आसान रहेंगे, आप उसको ट्राई करके देखना, यू विल बी सॉल्विंग वेरी इजीली। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में? इसमें दिया हुआ है स्फीयर ए जो कि 2 kg का है, स्फीयर बी जो 4 kg का है, वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से रखा, वर्टिकल वॉल के साथ इस तरह से अटैच है, all surface is smooth, normal reaction by the vertical wall to the on the sphere A is 9x। तो ये जो A यहाँ वॉल से कनेक्टेड है इस पॉइंट पे, तो ये मान लेते हैं कि नॉर्मल कुछ n लगा रहा होगा, n लगा रहा है, जो वॉल लगा रहा है किस पे? A पे लगा रहा है, तो दैट मीन्स कि ये नॉर्मल हमें दे दिया गया है कि ये 9x है बच्चा, और इसमें बताओ x का वैल्यू क्या होगा, यही है इंटीजर टाइप। ठीक है, बता देंगे।
लेकिन इसमें ये तो हम तब बता पाएंगे जब हम इस ए पे सारे के सारे एफबीडी को लिख लें, यानी कि फोर्स को ए का अगर हम एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं तो बड़े आसान से आप जो है यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल लोगे। तो जो एवरेज बच्चा होगा या जो एकदम से ऑर्डिनरी बच्चा जिसको बोलते हैं वो होगा, उसके माइंड में ये आएगा कि इसका एफबीडी तो हम बड़े आराम से बना सकते हैं सर। यहाँ पे ये जो है मान लेते हैं कि ए होगा, और ए पे जो है वॉल लगा रहा है इधर की तरफ एक फोर्स जिसको हम लोग नॉर्मल, जो कि वॉल लगा रहा है, ठीक है। ये हमने लिख दिया है कि A इस point में। अब सब कोशिश में आपको जो लिखना होगा, जो बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं उसको हम बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। बड़े आसानी से हमें एक फोर्स और दिख रहा है जो इस पे mg लग रहा है, ठीक है। तो mg भी लगा देते हैं, ma × g। ये जो है आपको अर्थ लगा रहा है, ये वॉल लगा रहा है। और एक फोर्स जो आसानी से हमें दिख रहा है वो इंक्लाइन प्लेन लगा रहा होगा। किस पे लगा रहा है? ए पे लगा रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में ए है, ऑब्वियस सी बात है, जो सरफेस के कांटेक्ट में होगा वो सरफेस तो ये थ्री फोर्सेस तो सारे लोगों को विजिबल है। और जो थोड़ा सा बढ़िया बच्चा होगा जिसके दिमाग में जो है चल रहा होगा कि इसमें कुछ फोर्स तो और हम देख सकते हैं, कौन सा force? तो यहाँ पे आप एंगल को मार्क कर लेते हो, तो this is what we say here, this angle is here। अरे सर बी के कांटेक्ट में ए है, यहाँ पे ये वाला कांटेक्ट बन रहा है, तो ये बी भी तो इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा, बिल्कुल लगाएगा। तो बी कितना फोर्स लगाएगा वो अगर हम निकाल लेते हैं, तो यानी कि ए पे एक फोर्स और लग रहा होगा जो बी लगा रहा होगा। तो अगर बी का फोर्स हम देखें तो बी पे अगर आप एबीडी देखोगे तो इंक्लाइन प्लेन पे इस पे बी पे जो फोर्स लग रहा है एक एम बी जी लग रहा है, और इस पे जो है आपको बी पे एक फोर्स जो कि कांटेक्ट में है सरफेस के वो लगा रहा होगा। मान लेते हैं ये फोर्स N2 है जो इंक्लाइन प्लेन उस पे लगा रही है। और बी पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है कि ए इसके कांटेक्ट में, तो ए भी एक फोर्स लगा रहा होगा, बी भी लगा रहा होगा इस पे, तो ये रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो ए उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा जितना बी लगा रहा है, ठीक है। तो यानी हमें कुल मिलाकर के ये बी वाला फोर्स निकालना होगा। तो इसके यहाँ पे जो है और यहाँ पे 47 हो जाएगा, सो दिस कॉस 37 ये हमें मिल गया। और एक फोर्स इधर लग रहा होगा जो कि एम बी जी साइन 37 होगा, ठीक है। और ये जो है आपको ए जो है बी पे लगा रहा होगा एक फोर्स, तो उतना ही फोर्स लगाएगा जो बी पे लगाएगा। तो यानी कि ये वाला जो फोर्स आपको देख रहे हैं कि जो बी पे लग रहा है, किसका है कंपोनेंट? एम जी का। ये फोर्स कंपोनेंट ही ये बी जो है ए पे इम्पार्ट कर रहा होगा, यहाँ पे यही इम्पार्ट कर रहा होगा ये। तो दैट मीन्स कि ये जो इस पे फोर्स लगाएगा ये आपको एम बी जी और साइन 37 क्या है, यहाँ से हमारे पास हो रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है एम बी जी साइन 37। ये फोर्स है, आपको बी लगा दिया। अब आप सारे फोर्सेस को देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे इंक्लाइन के पैरेलल है इसका ए का एक कंपोनेंट होगा जो कि ए पे इधर की तरफ लग रहा होगा, दैट इज एम ए जी साइन 37। और नॉर्मल का एक कंपोनेंट, क्योंकि नॉर्मल हमने जो लिया है ये आपको इधर से कांटेक्ट लगा रहा होगा जो सेंटर से ए से पास करेगा और इस हॉरिजॉन्टल से पैरेलल होगा, दैट आपको इंक्लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा होगा, दैट फोर्स इज एन cos 37। यानी कि ये वाला फोर्स जो लग रहा है ए पे और ये वाला फोर्स जो ए पे लग रहा होगा, क्या ये फोर्स इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम रेस्ट में, तो इंक्लाइन के ऊपर यानी इंक्लाइन के पैरेलल में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस होंगे, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और दूसरा तो बस करेगा, इस दोनों को बैलेंस करके देखते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे वॉल का जो कॉस कंपोनेंट है ये कौन से फोर्स को बैलेंस कर रहा है?
तो यहाँ आप देख रहे हैं जी साइन 37 इसमें भी है, इसमें भी है जी साइन 37 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ऐसे मास ऑफ ए और मास बी को मास में दे रखा है, एक का मास 2 kg है और बी का मास 4 kg। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो ए का मास है मास ए मास ऑफ बी, ए का मास जो है 2 kg है और बी का मास जो है 4 kg है, तो ये दोनों ऐड करके 6 होगा। सो इट इज 6, जी का वैल्यू 10, साइन 37 जो है आपको लिखना है। तो मान लो ये 37 एंगल है, तो ये 4 3 और ये हो जाएगा और यहाँ से cos मिलेगा। तो 24 और सिंप्लीफाई करेंगे हमें यहाँ पे नॉर्मल मिल जाएगा बड़े आराम से। तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ cos 37 को अगर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो इट इज 4 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से हमें 5 को कैंसिल कर देना है और जो फाइनल रिजल्ट है नॉर्मल का वो हमें ऊपर में आप देखो कि अगर हम यहाँ पे इसको 4 को नीचे लाते हैं तो अगर कट तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 और यहाँ से ये हो रहा है 5 और 2 से हम लोग इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये नॉर्मल जो हमें मिल रहा है जो कि वॉल लगा रहा होगा ए पे, ये हो रहा है आपको 3 इंटू 5 15 इंटू 3 45 न्यूटन। और यही नॉर्मल जो है आपको बोल रखा है कि बच्चा ये 9 इंटू एक्स है। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम x निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे, x बराबर 5 तो कोई भी बोल देगा। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू 5 मिल गया। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पे बताओ x का वैल्यू क्या होगा जब इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है आपको, जिसमें नॉर्मल जो a लगा रहा है, जो वॉल लगा रहा है a पे, वो हमारा लग रहा है 9x। ठीक है, तो इससे हमें x मिल गया। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन। हम लोग धीरे धीरे जो है क्वेश्चन 30 की तरफ बढ़ चुके हैं, अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर टू रीच पॉइंट बी डायरेक्टली फ्रॉम ए से इसको पहुंचना है बी पे पहुंचना है डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कहीं भी एक डायरेक्शन में जाना है तो हमारा कोई भी वेलोसिटी पार्ट किसी दूसरे डायरेक्शन में हो ही नहीं, तभी तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं। तो यही कंसेप्ट को हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे। और स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल रिवर एंड दैट ऑफ द रिवर फ्लो सेम दे रखा है। तो डॉटेड जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल है, इसमें रिवर फ्लो के नॉर्मल है। और स्विमर टू रीच पॉइंट बी द एंगल इन रेडियन हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू द रिवर विल मेक here it is with the line an is angle by pi by 2n। तो यानी यहाँ पे an से जो ये एंगल रिवर के रिस्पेक्ट में जो स्विमर का वेलोसिटी होगा उसको मान लेते हैं कि वो u होगा और ये एंगल हमारा कितना होना चाहिए, ये 60 है और an नॉर्मल 30 मिल जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपको एंगल मिल चुका है, यहाँ का 60 है, ये एंगल 30 है। अब u जो कि स्विमर का स्पीड है रिलेटिव टू ये रिवर, तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा एंड दैट यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये किधर की तरफ लेना है आपको, इधर ए बी की तरफ, अलोंग ए बी। इसका एक कंपोनेंट और वेलोसिटी जो रिवर का है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ए बी के अगर हम बात करें एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन की, यानी कि जो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ए बी डायरेक्शन में तो रिवर ए बी के डायरेक्शन में इसको जाना है तो इसका एक कंपोनेंट तो ए बी पे हो गया, बट एक कंपोनेंट हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि ए बी पे परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स ये एंगल 60 है, इस रिवर का एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ होगा, तो यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर अलोंग ए बी जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा u cos 60 u cos थीटा प्लस 30 और इसमें ऐड हो जाएगा कौन सा, वेलोसिटी ऑफ रिवर और इसका cos 60। ये ऐड अगर हम कर देंगे तो इस वेलोसिटी से आराम से चला जाएगा। लेकिन आप सोच सकते हैं इसका तो परपेंडिकुलर भी तो होगा, एकदम होगा। तो अगर ए बी के अलोंग जाना है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को खत्म करना होगा, तो वही खत्म कर देते हैं, इससे हमारा काम बन जाएगा। कैसे खत्म करेंगे, तो दैट मीन्स कि अगर u साइन
थीटा प्लस का जो एंगल होगा वो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। ये कंपोनेंट वेलोसिटी का स्विमर का जो होगा ये ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। इस कंपोनेंट को बैलेंस है कौन, रिवर है। तो यानी रिवर का एक कंपोनेंट होगा जो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा एंड दैट विल बी साइन 60। और एक कंपोनेंट जो स्विमर का हो रहा है जो कि ए बी पे परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा आपको यू साइन थीटा प्लस 30। दोनों वेलोसिटी अगर एक दूसरे को नलिफाई कर ले तो ए बी बड़े आराम से, यानी कि स्विमर जो है एक ए बी के डायरेक्शन में बड़े आराम से इस वेलोसिटी से u cos थीटा प्लस 30 एंड v cos 60 इस वेलोसिटी से ये चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा ए बी के लॉ। तो दैट मीन्स कि u साइन थीटा प्लस 30 ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा v साइन 60 के बराबर हो जाएगा। और हमने तो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोल दिया ये आपको कि u और v बराबर है स्टिल वाटर। तो अगर हम u और v बराबर रखते हैं तो फिर हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है वो लाइन अप हो चुका है कि u और v को बराबर करिए। तो यहाँ से साइन थीटा प्लस 30 साइन 60 के बराबर है, यानी थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। और इसके बेसिस पे आपको दे रखा है कि ये थीटा जो बना रहा है यहाँ पे नॉर्मल से ये एंगल एन से जो थीटा स्विमर बना रहा है ये एंगल पाई बाय 2n। अगर इस value को हम लोग यानी कि पाई बाय 2n को अगर हम लोग इसके बराबर रख दें, पाई बाय 2n को हम लोग इसके बराबर रख दें, इसके 30 डिग्री के 30 डिग्री है, इसको रेडियन में बनाना होगा तो इट इज पाई बाय 6। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि हमें n का वैल्यू जो है वो 3 आ रहा है। दिस इज आवर आंसर n इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन जो है आपको ठीक है क्वेश्चन है, 3 मीटर का क्वेश्चन है, ऐसा जेईई में पूछ रखा है। तो इस टाइप के कंसेप्ट को हम लोग इसी तरह से सोचेंगे कि कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट हमें यूज करना है, कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट हमें यूज नहीं करना है और किधर जा रहे हैं। उसमें कभी कभी टाइम कंसेप्ट को भी यूज किया जाएगा, बट इस क्वेश्चन में हमें टाइम की जरूरत नहीं हुई, वेलोसिटी कंपोनेंट से ही ब्रेक हो गया और ये बन गया। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे चूहा है, ए माउस इंटर्स ए होल वाया द कर्व पाथ, यानी चूहा जो है आपको इसी कर्व पाथ पे हमेशा मूव करेगा जो डायग्राम में आपने देख रखा है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इस जगह पहुंचना होगा इसको। कर्व पार्ट इज सच दैट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द माउस इज ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, यानी कि ये जो हमें दिया गया है ये 53 डिग्री है फ्रॉम द वेक्टर ज्वाइनिंग माउस ऑफ द होल, यानी कि जो वेक्टर आप देख पा रहे हैं और जो होल है, माउस जो वेक्टर से मूव कर रहा होगा, इन दोनों के बीच का हमें जो एंगल दिया गया है दिस इज 53 डिग्री। अब क्या बोल रहा है कि इफ इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन माउस एंड द होल इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये इनिशियल डिस्टेंस है ये बच्चा 12 सेंटीमीटर रख लो। यहाँ पे माउस स्टार्ट कर रहा है और होल पे जाएगा, इसके बीच में 12 सेंटीमीटर। तो कुल मिला करके आपको बताना है कि लेंथ ऑफ द पाथ जो माउस फॉलो कर रहा है वो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे देखने से तो लग रहा है कि कैसे करेंगे, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने कर रखा है। यहाँ पे देखो कि अगर ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से माउस, तो इसका एक कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो इसके अलोंग होगा, यहाँ पे v cos 53 डिग्री होगा। और जो कंपोनेंट यहाँ पे v cos 53 है इसी का यूज करके यहाँ पे आएगा, और डिस्प्लेसमेंट वो कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यानी हम वेलोसिटी का यूज करेंगे v cos 53, कितना डिस्टेंस जाना है इसको, 12 सेंटीमीटर जाना है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टू रीच द होल क्या हो जाएगा, टाइम टू रीच द होल, होल तक जाने में इसको जो टाइम लग रहा है मान लेते हैं t है। तो यूजिंग s इज इक्वल टू vt, यहाँ पे s जो है ये 12 सेंटीमीटर है और इसके पास जो वेलोसिटी है वो है v cos 53 डिग्री। v तो हमें पता नहीं है, नहीं पता है, ठीक है कोई दिक्कत। अब इसमें जो आपको दूसरा पार्ट किया गया है इस सेशन में कि तो अब यहाँ से इस टाइम को यूज कर रहा है और टोटल
टोटल जो पाथ लेंथ हमें निकालना है, तो पाथ लेंथ हम लोग जानते हैं कि जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है और जितना टाइम लग रहा है उसी के बेसिस पे हमें पाथ लेंथ मिलेगा। तो वेरी इजीली यू कैन से जो एक्चुअल पाथ लेंथ हो जाएगा, जिसको ये फॉलो कर रहा होगा, पाथ लेंथ जो होगा इसका, दिस पाथ लेंथ विल बी, इट इज जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो टाइम लग रहा है इसको 12 डिवाइडेड बाय v, और cos 53 का वैल्यू हम लोग रख देंगे 3/5। तो यहाँ से आपको जो v है और v यहाँ से दिस इज 20 मीटर, यानी कि ये जो पाथ का लेंथ एक्वायर कर रहा है जब 12 सेंटीमीटर पे है, तो इसका पाथ लेंथ जो होगा दिस विल बी 20 मीटर। Okay, moving to the next question and the last question of this video. It is given to you a stone of mass 0.5 kg tied with a string of length 1 meter moving in a circular path of a speed 4 meter per second. Find the tension. तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। आपको कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में मान लो, और यहाँ पे आपने एक स्टोन इसमें जड़ दिया है और इसको सर्कुलेट करा रहे हैं। इस स्टोन का मास हमें दिया गया है 0.5 kg का मास है, और ये रेडियस जो है ये हमें 1 मीटर दिया हुआ है, और ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है यानी कि इसका टेंजेंशियल स्पीड हमें दे दिया गया है, इट इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन लग रहा होगा, ये टेंशन कोई नया फोर्स नहीं है, यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो नया नहीं है। यहाँ से हमें टेंशन के बेसिस पे निकल जाएगा mv²/r। m का वैल्यू कितना है 0.5 kg, तो इट इज 0.5 kg। v का वैल्यू कितना है 4, तो इट इज v² 16, r1, तो यहाँ से आपको ये आ जाएगा, दिस इज इट विल बी 8 मीटर पर सेकेंड, यानी हमें 8 न्यूटन, इट इज 8 न्यूटन जो है ये आपको फाइनली रिजल्ट आ रहा है। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग इज मूविंग at a radius of 1 meter circulating at a speed of 4 meter per second। तो 4 मीटर पर सेकेंड से 1 मीटर के रेडियस में अगर 0.5 मास के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को आप, स्टोन को अगर आप टाई करके रोटेट कराओगे सर्कुलर मोशन में, तो उसमें टेंशन जो है वो 8 न्यूटन का लगेगा। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है ये जेईई मेन स्टैंडर्ड का है। जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें अगर इस टाइप का प्रैक्टिस टेस्ट कंटिन्यू करके आप अगर जनवरी सेशन तक लगातार करते जाओगे, तो आई होप कि आपका जो है मोर और लेस 15 to 20 क्वेश्चन आराम से, बड़े आराम से आप खुद से बना सकते हैं। बट यू हैव टू फॉलो, जो भी क्वेश्चन यहाँ अपलोड हो रहा है इस पे, उसको आपको देखना होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा। उससे जो है आप बहुत सारे चीजों को सीखोगे, और इसको जो है हम लोग, इसका पीडीएफ जो है ये आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। फाइनल जो वीडियो बनेगा, नेक्स्ट जो वीडियो हमारा बनेगा वो प्रैक्टिस टेस्ट 2 का बनेगा, बहुत जल्दी वो आपको मिल रहा है। और जो जेईई एडवांस का ये प्रैक्टिस टेस्ट होगा, ये भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं इमीडिएटली। सो तब तक जो है आप इसको प्रैक्टिस करें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।